अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। हमारे यहाँ किसी को भी जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों की तकलीफ होती है, चल फिर नहीं सकता, तो वो करता क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, पहले वो उसको ऐसे पेन किलर्स देते हैं, फिर वो जाके कहता है मेरा मैदा ख़राब हो गया, फिर वो कहते हैं अच्छा चलें थोड़े से और पेन किलर्स ले लें, फिर उसका गुर्दा ख़राब हो जाता है, फिर वो जाता है कि आप गुर्दा ख़राब हो गया, फिर वो कहते हैं कि और ले लें, फिर उसका इवेंचुअली जो है जो रह गया होता है जिगर वो भी ख़राब हो जाता है और इस सब प्रोसेस में वो दर्द भी सह रहा होता है और साथ साथ क्योंकि वो हिलजुल नहीं सकता उसका वजन बढ़ जाता है और इवेंचुअली उसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। और ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हम कहते हैं बस दवाइयाँ लेते रहें और हमें कुछ ना करना पड़े। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जोड़ में अगर तकलीफ है, दर्द है और उसका मोशन जो है वो ख़राब हो गया है तो उसको चेंज कर देना या ऐसी ट्रीटमेंट करना जहाँ से अगर कोई चीज़ निकल आई है, कोई ट्यूमर हो गया, उसको निकाल देना सर्जरी के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर हम इसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी नहीं समझते और डिले करते 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 हज़ार और बीमारियाँ जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर साजिद असलम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले बताइए हमारे यहाँ ये जो रिप्लेसमेंट का खौफ है, क्यों? अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो लोग वैसे तो घर में रिप्लेस कर लेते हैं, कोई पुर्जा भी रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को रिप्लेस करने में वो बाकी सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क क्यों कर लेते हैं? इसमें पेशेंट का भी कोई ज़्यादा कसूर नहीं है। जिस तरह भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है और स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस और इसके रिलेटेड शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान में नहीं, हर जगह, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बाकी चीज़ों में अवेयरनेस बहुत क्रिएट हो गई है, लेकिन हेल्थ के रिलेटेड बहुत कम है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। रिप्लेसमेंट कराना या स्पेशली अगर आप पास्ट में चले जाएं तो हड्डी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं दे आर वेरी स्केरी फॉर पेशेंट। तो क्यों डरते हैं, इतना घबराते हैं? उसके पीछे ट्रेडिशंस है ना। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, जुलाई अगस्त में कोई ऑपरेशन नहीं कराएगा, सावन के महीने में नहीं कराएगा, ज़्यादा गर्मियों को तो नहीं कराएगी। तो मैंने एक दो पेशेंट से पूछा, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, तो रिसेंटली आया तो उनके पीछे मिथ है। अच्छा, वो क्या है कि खराब हो जाएगा? एग्जैक्टली, वूंड खराब हो जाएगा, जख्म भरेगा नहीं, लेकिन उसके पीछे भी हिस्ट्री है। वो इसलिए हुआ करता था कि पुराने वक्तों में ऑर्थोपेडिक के जितने भी ऑपरेशन से 99% ऑपरेशंस में ऑपरेशन करने के बाद प्लास्टर लगाया जाता था। अच्छा, जब प्लास्टर लगाया जाता था तो गर्मी हो जाती थी। तो लोगों के पास पंखे या एसी नहीं थे, लोगों की लिविंग कंडीशन डिफरेंट थी। गर्मी और फिर पसीना उसी में सीप अप कर जाए और फिर खारिश होना, फिर उससे खुजली करना, फिर जख्म का इन्फेक्शन होना। एग्जैक्टली। और प्लास्टर जो है वो मिनिमम 5 वीक्स 6 वीक्स लगा रहा। तो 6 वीक्स में फिर वूंड का इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, तो इसमें पूरी हिस्ट्री है पीछे। तो अब प्लास्टर नहीं लगाया जाता? अभी 95% के ऑपरेशन ऐसे हैं जिनमें प्लास्टर नहीं लगाया जाता। अच्छा, तो मेडिसिन तो बहुत चेंज इवॉल्व कर रही है, लेकिन ये चीज़ें तो हमने या मीडिया ने बतानी है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, डॉक्टर्स ने या हेल्थ रिलेटेड लोगों ने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि भैया अब ये ऐसा नहीं है जैसे कि होता था। बिल्कुल। तो आप जा सकते हैं इजीली रिप्लेसमेंट। अच्छा, अब हम अगर नी रिप्लेसमेंट की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों में ये भी मिथ है कि भाई अभी तो इतना ख़राब नहीं हुआ या ग्रेड्स होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हर किसी को कर देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हम एंड तक नहीं कराएंगे। तो थोड़ा सा आप ये ग्रेड ऑफ डैमेज बता दें, ट्रॉमा का अलग बता दें और आर्थराइटिस का अलग बता दें, लेकिन नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट्स कौन है उनकी बात करें। जी, नी रिप्लेसमेंट के लिए ना ये कि वेस्ट में लोगों में चूंकि अवेयरनेस ज़्यादा है, वेस्ट में लोगों की प्रेजेंटेशन अर्ली है, लोग जल्दी आ जाते हैं। ठीक है। आर्थराइटिस कभी भी सारे जॉइंट्स में एकदम स्टार्ट नहीं होता है, कभी भी एक जॉइंट में पहले इन्वॉल्व होता है, उसके बाद दूसरे में, फिर तीसरे में। मेजॉरिटी जो लोगों में आर्थराइटिस होता है वो नी जॉइंट में होता है। ठीक है। उसके बाद हिप जॉइंट में होता है, फिर स्मॉल जॉइंट्स हैंड्स के, लेकिन एक जॉइंट में एक टाइम पे होता है, फिर उसमें क्योंकि वेस्ट में प्रेजेंटेशन अर्ली है, लोग जल्दी आ जाते हैं, तो एक घुटना ज़्यादा ख़राब होता है या एक कूल्हे का जोड़ ज़्यादा ख़राब होता है और दूसरा अभी स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है। तो उसको रिप्लेस कर लेते हैं और दूसरे की बारी 2 साल 3 साल बाद आएगी। यहाँ पे चूँकि अवेयरनेस की कमी है तो लोग डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब तक बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं।
बिल्कुल, उसको डिले करने की आदत होती है, लेकिन वो Yeah. इसलिए भी डरते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अभी हम रिप्लेस अगर करा लेंगे और फिर कुछ ख़राबी हो गई तो क्या होगा। तो एक तो आप मुझे ये बताइए कि कितना टाइम लगता है इसको रिकवर होने में। बहुत सारे लोग ये डरते भी हैं कि पूरे 6 महीने हमें बिस्तर पे रहना पड़ेगा, ये सारा कुछ होगा। तो क्या ये सारा कुछ होता है या जल्दी रिकवर कर जाता है उससे इंसान? पहले मैं ना आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि ठीक। व्हेन इज द टाइम फॉर रिप्लेसमेंट, कि कब बिल्कुल, रिप्लेसमेंट करनी ठीक है। चाहिए, इसका फैसला पेशेंट करता है। ठीक है। जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो आपको डिसाइड करके बताता है कि ऑलरेडी ग्रेड 4 पे है, ऑलरेडी बोन टू बोन हो गया है, कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आप घर के अंदर कन्फाइंड हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते, सोशल एक्टिविटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो गई है, ठीक है। आप पेन किलर्स भी ले रहे हैं फिर भी आपको बेहतर नहीं हो रहा पेन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्टर डिसाइड करके बताता है यू आर द कैंडिडेट फॉर रिप्लेसमेंट सर्जरी। ठीक है। अब उसको कब कराना है ये पेशेंट डिसाइड करता है। ठीक ये है। ऐसे ही है, घर में जितनी जल्दी एयर कंडीशन लगवा लें उतनी जल्दी ठंडी हवा आएगी, नहीं तो पंखे के नीचे बैठे। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि कितनी, अगर रिप्लेसमेंट करा लिया तो एक तो दोनों को साथ साथ करा लेना चाहिए या 1 बाय 1 कराना है? उसके बाद कब तक आपने रेस्ट करना है, कब तक आप रिकवर हो जाते हैं, कब आपकी मूवमेंट बहाल हो जाती है, और फिर आपने क्या करना है मेंटेनेंस के लिए? फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, केयर क्या है? रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लेट्स और रॉड्स से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक जो है। हड्डियों में प्लेट्स या रॉड डालते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, इसकी सही। बायोमैकेनिक्स डिफरेंट है। ठीक है। रिप्लेसमेंट सर्जरी चाहे हिप की जाए, कूल्हे के जोड़ की या घुटने की जाए, मैं अपने पेशेंट्स को सेम डे आफ्टर 6 आवर्स ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद पूरा वजन डाल के चला देता हूँ। अच्छा, चाहे वो और हिप चल देते हैं? रिप्लेसमेंट हो, चाहे नी हो, चाहे दोनों घुटने अच्छा। इकट्ठे रिप्लेस किए हों, दोनों ठीक है। कूल्हे के जोड़ इकट्ठे रिप्लेस किए हों या ठीक है। एक किया हो, 6 घंटे के बाद पूरा वजन डाल के चलते हैं। अच्छा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मेजॉरिटी पेशेंट्स पाकिस्तान में जी। दे डोंट बिलीव इट। अच्छा, नॉट इवन मेरे क्लिनिक में तो एक भी पेशेंट ने ऑपरेशन से पहले बिलीव नहीं किया है कि मैं 6 घंटे बाद कि चल 6 लूंगा। घंटे बाद चलूंगा। लेकिन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसीलिए मैं पेशेंट्स की कुछ वीडियोस क्लिप्स बना देता हूँ, लोगों को दिखाता अच्छा, हूँ। जब ये चल पड़ते हैं तो उसके बाद उन्होंने कितना चलना होता है रोजाना? कितना चलना आइडियल है एक रिप्लेसमेंट के बाद? और कब ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि भाई अब टोटली यू कैन बी नॉर्मल लाइक एवरीबॉडी एल्स? वो तो आप जैसे मैंने कहा ना 6 आवर्स के बाद अच्छा, आप आप पूरा normal- वेट डाल के चलना शुरू कर देते हैं, फिर बस। जितना आप मर्जी चलें, ठीक है। जितना ज़्यादा चलेंगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतनी जल्दी वूंड की हीलिंग होएगी, उतनी जल्दी बोन हीलिंग बेहतर हो होएगी, जाएगा। उतनी आपकी कॉन्ट्रैक्चर्स कम बनेंगे, कॉम्प्लिकेशंस कम होएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो नी ब्रेसेस पहनते हैं, क्या ये एडवाइजेबल है कि नहीं है? नी ब्रेस पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? रिप्लेसमेंट के बाद हाँ। रिप्लेसमेंट के बाद नहीं, तो किसी भी चीज़ की है। ज़रूरत और नहीं, उससे पहले ना जैसे आपको कुछ पेन लोग, किलर्स की ज़रूरत है, ना अच्छा, कुछ भी ब्रेसेस नहीं। की ज़रूरत है, आपको यू विल बी गेट। और कोई क्वालिटी होती है ये जॉइंट की जो रिप्लेस होता है या नहीं? मतलब वो कोई, इम्प्लांट लगाते हैं, हाँ, उसकी कोई क्वालिटी डिफरेंस होता हो, या आप सजेस्ट करते हो कि भाई ये वाले लगाएं ये ना लगाएं, ऐसा कुछ होता है या ये they're जो all the same? प्लेट्स और रॉड्स हैं ना, ये पाकिस्तान में बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा। पहले इंपोर्ट होती थी, तो ठीक ये है। अभी कोई भी इंपोर्ट नहीं होते इम्प्लांट पाकिस्तान में। अच्छा, माशाल्लाह। ट्रॉमा के जो हैं प्लेट्स और रॉड स्क्रूज वगैरह, और ये हाँ। बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, चलो शुक्र है। इसीलिए कोई इनकी चीज़ तो- कीमत बहुत कम है। अच्छा, वेरी नाइस। जो हिप और नी के इम्प्लांट हैं हाँ। ये इंपोर्ट होते हैं, ये ठीक अभी है। तक पाकिस्तान में नहीं बनते हैं, इसलिए अच्छा। इनकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, ओके। इसीलिए ये प्रोसीजर ज़्यादा महंगा है। अच्छा, बाकी अच्छा, कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, इम्प्लांट की कास्ट इटसेल्फ ज़्यादा है, अच्छा, इस अच्छा, वजह से ये। ठीक और है। ये इम्प्लांट्स जो है इंपोर्ट होते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में होते हैं, इंग्लैंड से होता है, ताइवान से होता है अच्छा, और अमेरिका से होता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है सर्जन पे कि सर्जन किस पे कॉन्फिडेंट है, किस पे वो ठीक है। ट्रेंड हुआ हुआ है। कोई इसकी NJR होती है, नेशनल जॉइंट रजिस्ट्री होती है, जो अच्छा, आपको अच्छा। इम्प्लांट की लाइफ बताती है ठीक कि है। कितनी लॉन्गेविटी है इसकी। तो ये सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चूज द इम्प्लांट। ओके। अच्छा, हमने बात की नी रिप्लेसमेंट की, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हिप रिप्लेसमेंट के ऊपर भी। और बहुत सारे बच्चे आजकल जो है वो उनको एवियन हो जाता है, यंग स्पेशली बच्चों को ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है, उनकी सप्लाई बंद हो जाती है। एक तो मुझे बताएं इसका रीज़न क्या है, क्यों इतना ज़्यादा कॉमन हो गया ये, और फिर उनको वो कब सही कैंडिडेट होते हैं हिप रिप्लेसमेंट के, और उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं कि नहीं? और आपने बताया था कि आप दोनों हिप्स इकट्ठे कर देते हैं टू रिड्यूस द पेन, एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग ऑफ द पर्सन, ताकि एक ही दफ़ा वो उसमें से गुजरे। तो ये कैसे मुमकिन है, थोड़ा सा ये बहुत बताइए। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि एवियन पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत कॉमन है कंपैरेटिवली एज Right. कंपेयर टू वेस्ट। और इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एवियन के पीछे रीजंस क्या हैं। बिल्कुल। एवियन ऐसे बैठे बिठाए नहीं बैठे हो रहते हैं। जाता है। ड्रग्स वगैरह ये क्या है? जो वेस्ट में सबसे कॉमन इसके फैक्टर्स हैं Right. जो कि काज कर सकते हैं एवियन वेस्ट में, वो अल्कोहल इंटेक है।
अच्छा, और ठीक है। पाकिस्तान में जो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इसकी काज है दैट इज स्टीरॉयड इनटेक। ओके। और स्टीरॉयड्स चूँकि सस्ते होते हैं, चूँकि लाइफ सेविंग ड्रग है, बहुत सारे जीपीज क्वेक्स इसको हर वक्त देते एज अ हैं। पेन किलर यूज़ करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और नो डाउट इससे पेन बेहतर भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा ना, एग्जैक्टली, सारा कुछ और तबाह था। स्टमक के बाद हाँ, किडनी, किडनी के हाँ, बाद लीवर, बिल्कुल। तो पेशेंट को अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैंने ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए ली थी और मुझे एवीएन कैसे हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए ये मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी जो एवीएन के साथ आते हैं ना, उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी मेडिसिन आप बगैर पत्ते के मत लें, बिल्कुल। क्योंकि वो हाँ, वो पुड़ियों में डाल के दे रहे होते हैं। Exactly. आपने देखे हैं कि वो खाकी पुड़िया में उसने वाइट छोटी 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 गोलियां डाली होती हैं। Exactly. और वो अक्सर बोल रहे होते हैं भाई वो बड़ी जबरदस्त गोलियां थी, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये वही फौरन चीज़ आराम आ गया। ये वही चीज़ बिल्कुल। या फिर कुश्ते, ये जो हैवी मेटल वाले कुश्ते इस्तेमाल करते हैं जिनमें नहीं पता होता, उसकी वजह से भी। और तो ये अब जो बायलैटरल आपने पूछा ना, बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट, बिल्कुल, ये दोनों। बहुत कम लोग यहाँ ठीक है। इस सिटी में, ट्विन सिटी में या पाकिस्तान में कम लोग करते हैं। अच्छा। कम लोग इसलिए भी करते हैं कि इसकी ज़रूरत कम, ये कम, ठीक बहुत है। कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको को ज़रूरत ज़रूरत होती हो। है बायलैटरल एट द ठीक सेम है। टाइम, हिप्स स्पेशली। इसी तरह नी भी। तो इसके बाद तो कैसी वो होती मैं है करता हूँ। प्रोग्नोसिस, इम्प्रूवमेंट? के लिए हाँ, हिप के लिए। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो जी। कि हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के 15% बेटर रिजल्ट्स हैं एज कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। वाकई? अच्छा, मैं तो 15%। समझती थी हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर लोगों टू। को चूंकि इसके लिए एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक क्योंकि है। डीप जॉइंट है, नी को आप बिल्कुल। काटें तो सामने पड़ा होता सामने है, हिप इज़ होता अ नी डीप वन, तो उसके लिए एक्सपर्टीज थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, बट जनरली ओवरऑल रिजल्ट्स हिप अच्छा। रिप्लेसमेंट के 15% बेटर। चलिए, वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप जो शोल्डर पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये फ्रोजन शोल्डर, डिसलोकेटेड शोल्डर, लिफ्टिंग उनकी ऐसे होती है। हम लोग कोई ऑक्यूपेशनल हेल्थ में कोई ख़ास बिलीफ नहीं रखते, तो जो मर्जी जैसे मर्जी चीज़ें उठा रहा होता है। स्पोर्ट्स में हमारे स्पोर्ट्समैन को बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, उनका शोल्डर जो है वो पट्टा हर वक्त ही लटका रहता है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि ये शोल्डर रिप्लेसमेंट भी होता है और करवाना चाहिए, क्या है इसका सीन? शोल्डर पेन के तो बहुत सारे रीजन है ना, ठीक जिस है। तरह हर नी पेन आर्थराइटिस की वजह से नहीं हो सकता, नहीं होता, इसी तरह हाँ। हर शोल्डर पेन आर्थराइटिस की वजह से नहीं, मल्टीपल उसके अंदर प्रॉब्लम ठीक हो है। सकते हैं। ठीक है। वो तो फिर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डिसाइड होगा। ठीक है। जनरली स्पीकिंग 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिगार्डलेस एथनिसिटी और कलर एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 50% पॉपुलेशन 50 एंड अबव, ठीक है। उनमें रोटेटर कफ डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं। अच्छा, जो ठीक है। चार मसल्स टेंडन्स जो जोड़ के अंदर होते हैं उनकी वेयर एंड टेयर हो जाता है। ठीक है। तो 50% पॉपुलेशन इज अ ह्यूज नंबर, बहुत तो ज़्यादा। उनमें ये पेन शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जहाँ तक आपने शोल्डर रिप्लेसमेंट होती है, टोटल होती शोल्डर है। रिप्लेसमेंट होती है, और वो भी ठीक होती है, उसमें बहुत कोई अच्छी है। डर लेकिन नहीं है। उसके जी जी उसके कैंडिडेट्स होते हैं कि ये पेशेंट्स हैं जिनको हम टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। अच्छा। जैसे मैंने कहा ना कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए एक्सपेंसिव है। उसकी रीज़न expensive ये है है। कि इसी तरह शोल्डर के या एंकल के या नी या हिप हाँ। जो रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट हैं ये इंपोर्ट होते हैं। अच्छा। अच्छा। लोकली जब बनने शुरू हो गए तो अच्छा, ये तो चले हमने रिप्लेसमेंट की बात की, लेकिन बाकी ऑप्शंस क्या होते हैं इस तरह के सारे पेन्स को दूर करने के, अदर देन पेन किलर्स? जैसे बहुत सारे लोग इंजेक्शंस लगाते हैं फिलर्स के, ये जो हाइलुरोनिक एसिड के, या कुछ लोग पीआरपी के लगा रहे होते हैं, या व्हाट्सएवर, या कुछ लोग स्टेरॉइड भी लगा रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने। तो ये इंजेक्शंस कितने सेफ होते हैं और क्या है इनमें डिफरेंस? देखिए, अगर तो शोल्डर नी या हिप इस स्टेज पे हाँ। हैं कि पेशेंट इज नॉट द रियल कैंडिडेट फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक अभी है। वो रिप्लेसमेंट के का हद तक कैंडिडेट नहीं नहीं पहुंचा। है। जी हाँ। हाँ। फिर ये चीज़ें होती हैं जो उसके पेन को कम करती हैं, उसकी मोबिलिटी है। को बेहतर करती हैं। ठीक है। उसमें पेन किलर्स हैं, फिजियोथेरेपी है, जो उस जी। जॉइंट के इर्द गिर्द के Movement मसल्स हैं बेहतर। उनको स्ट्रेंथन करना होता है। ठीक है। इसी तरह स्टीरॉयड्स के या हाइलुरोनिक एसिड्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ठीक जॉइंट है। में, बट ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। अच्छा। आर्थराइटिस जहाँ तक है, आर्थराइटिस बाय डेफिनेशन इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। ठीक है। एक दफ़ा स्टार्ट हो गया, ग्रेजुअली ये स्टार्ट करेगा, ये ठीक है। बढ़ता ही जाएगा। अब ठीक है। कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कितनी ठीक है। तेज़ी से बढ़ेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रॉमा के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बाद बेचारों के इतनी सारी चीज़ें टूट जाती हैं बाइक्स पे, फिर हम लेन्स भी फॉलो नहीं करते, तो उसके बाद हम प्रेफर करते हैं कि जाके पहलवान या जो भी है ना वो उसको जोड़ देता है किसी तरह, जैसे मर्जी वो जुड़ जाता है, और फिर ज़िंदगी भर के लिए वो बंदा जो है वो माजूर हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेस करिए कि एक तो सही जगह से ट्रॉमा की मैनेजमेंट हो, और फिर जो भी लगानी हो वो प्लेट स्क्रू जैसे, और फिर उसकी क्या केयर होनी चाहिए, स्लिंग या जैसे भी, ताकि डिफॉर्मिटीज़ जो है वो कम से कम हो जाए और डिसेबिलिटीज़।
ट्रेडिशनली ये है, पंजाब में इसको इन लोगों को पहलवान कहते हैं जी बिल्कुल। इधर पिंडी में इन लोगों को सियाना कहते हैं। अच्छा सियानी भी होती है। अच्छा सियानी भी होती है। अच्छा मुझे नहीं मालूम था इन द बिगिनिंग। अच्छा पेशेंट 4-5 आए तो उन्होंने कहा जी हमने पहले सियाने को दिखाया हुआ है तो वो ठीक नहीं हुआ, तो आई वाज जस्ट सरप्राइज मे बी ये किसी का नाम है ये सियाना। अच्छा तो बाद में मुझे पता चला ये तो वही पंजाब वाला पहलवान है। अच्छा तो वो ट्रेडिशनली लोग जाते हैं, लेकिन वही बात है ना कि जितना लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी हेल्थ से रिलेटेड, देखिए ना बाकी चीज़ों में बहुत अवेयरनेस बढ़ी है लास्ट 20 इयर्स, मोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, लिविंग स्टाइल है। हाँ बट इन्हीं बेकार चीज़ों में ज़्यादा बढ़ी है कंपेयर टू अच्छी चीज़ें। सरप्राइज के हेल्थ में उतनी अवेयरनेस नहीं बढ़ी जितनी कि बढ़नी चाहिए थी। बहुत ग्लैमर नहीं है ना एक्चुअली, ग्लैमर और कमर्शियल एस्पेक्ट जिस चीज़ के साथ होता है उसमें तो अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं ना कि ट्रॉमा हो गया, आप किसी की हड्डी टूट गई, ठीक है, एक तो फ्रैक्चर्स की डिग्रीज भी बता दें और फिर इनको ये भी बता दें कि कितना इम्पोर्टेंट है वो स्क्रू या प्लेट लगाना। फॉर एग्जांपल आपकी ये हड्डी टूट गई, टांग की, आपके हाथ की, नाक की, क्लेविकल, कोई भी, तो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए बड़ी सिंपल और बड़ी चीप किस्म की इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे। ठीक है, सिंपल एक्सरे, उस पर डायग्नोज हो जाता है कि फ्रैक्चर है, कौन सी बोन का है, किस तरह का है, उसमें प्लास्टर लगेगा या उसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गांव में अवेलेबल ना हो। हर छोटे गांव में, शहर में, हर जगह ये अवेलेबल है। ठीक है, तो एक एक्सरे करा लें किसी भी डॉक्टर के पास, वो आपको जीपी हो या वो आपको बता देगा कि आप बड़े शहर चले जाएं, इसका इलाज करा लें। ठीक है, लेकिन अब तो स्पेशलिटी क्या, अब तो सुपर स्पेशलिटी का एक टाइम है। तो स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप उसी वक्त डिसाइड हो जाता है एक एक्सरे पे कि इसका ऑपरेशन करना चाहिए। और ऑर्थोपेडिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है टाइम। अच्छा, जितनी जल्दी कर लें उतना, उसी कुछ टाइम लिमिट के अंदर आप पहुंच जाते हैं, अर्ली डायग्नोज हो जाता है, अर्ली ट्रीटमेंट होती है और बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। जितना लेट होते जाएंगे ऑर्थोपेडिक में, बच्चे हैं स्पेशली, जो लोअर एज के, जो बहुत ही कम एज के बच्चे हैं, उनमें तो डेज काउंट होते हैं। अगर चंद दिनों के बाद आप कुछ फ्रैक्चर्स में आ जाएं तो उसका इलाज बाज़ तो मुमकिन भी नहीं होता है। जिस तरह एल्बो के, जिस तरह सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर एल्बो के बहुत कॉमन है। अच्छा। लेकिन अगर सियाने के पास चले जाएं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एग्जैक्टली वो एक दफ़ा वो गलत जगह पे जुड़ गई, क्योंकि बच्चों में तो दिनों के हिसाब से बोन हील होती है, और एक दफ़ा वो जुड़ गई गलत जगह पे, फिर डिफॉर्मिटी लाइफ लॉन्ग है। अच्छा, ये जो बच्चे पैदा होते हैं जिनका कोई ना कोई इशू होता है कि पैर जो है वो अंदर की तरफ हैं या बाहर की तरफ हो रहे हैं, या किसी की वो जो हंच बैक टाइप है, स्कोलियोसिस है, या किसी का टेढ़ा है, काइफोसिस, ये वाली जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं ये भी ठीक की जा सकती हैं और कितनी जल्दी कर लेनी चाहिए, और क्या ये पूरी तरह से ये टांगे और ये सब ठीक हो जाता है? ये जो क्लब फुट है ना, टेढ़े पाँव, ये तो बहुत कॉमन था एक वक्त में पाकिस्तान में, अभी तो इतना कॉमन नहीं है। अच्छा, लोग करा लेते हैं। अभी आपको बहुत कम लोग शहरों में, मार्केट में ऐसे एडल्ट्स मिलेंगे जिनके टेढ़े पाँव, बहुत कम लोग। लेकिन अगर 20 इयर्स पहले चले जाएं तो बहुत लोग। तो अभी उस लिहाज से छोटे छोटे गाँव में लोगों ने, डॉक्टर्स ने जाके, क्योंकि सिंपल प्लास्टर लगाना होता है और लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटी से बच जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बात वही है कि अर्ली प्रेजेंटेशन सही है, जल्दी पैदा होने के फौरन बाद अगर आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं विदिन अ वीक, तो 6 प्लास्टर्स लगते हैं हर वीक में चेंज करके, और ये ठीक हो जाता है। जहाँ तक ताल्लुक है स्पाइन का, किसी को स्कोलियोसिस हो, काइफोसिस तो इतना कॉमन नहीं है बच्चों में, स्कोलियोसिस जो है ठीक है वो बड़ा कॉमन है। उसके लिए लोगों की प्रेजेंटेशन काफ़ी लेट है। अच्छा। रीज़न ये है कि बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, फिर पेरेंट्स भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं करते। तो मेरी सजेशन तमाम पेरेंट्स के लिए ये है कि जिस उम्र में बच्चे की नैपी चेंज कर रहे होते हैं तो उसको एक नज़र ज़रूर देखें अपने बच्चे को, कि वो बाजू पूरे हिला रहा है, वो पाँव हिला रहा है, टांगे हिला रहा है, आँखें इधर उधर कर रहा है। उसको जब उल्टा करते हैं, नहलाते हैं, तो उसकी कमर भी देख लें। ठीक है, स्पाइन भी देख लें, जो मोरे होते हैं वो बच्चों में तो ईजिली फील हो सकते हैं। आप उसको उल्टा लिटा के तो उसकी स्पाइन देख लें, अगर तो वो सीधी है स्पाइन, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि ये टेढ़ी है तो पहले करा तो ले जाएं, क्योंकि उसके उस एज में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, सिंपल ब्रेसेस लगाते हैं तो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अपनी खातिर पूछना चाहती हूँ, ये जो गांव में लोग सर बना रहे होते हैं दबा दबा के आगे जो सर बना रहे होते हैं, वो कहते हैं कि माथा इनका निकला हुआ है या सर गोल नहीं है या कुछ भी, तो खुद दबा रहे होते हैं, फॉन्टेनेल्स को ना दबा रहे होते हैं सर को। अच्छा। तो क्या ये स्कल की डिफॉर्मिटीज़ जो हैं ये इसके नतीजे में हो जाती हैं और ये आप डिस्करेज करते हैं, या
क्या कहते हैं? उससे क्या खूबसूरत हो जाता है। उनका ये ख्याल होता है कि जितना फ्लैट होगा ना ये आपका माथा शायद उतना अच्छा होगा, तो वो ऐसे सर दबाते रहते हैं एक तकिए पे डाल के। मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, ये स्कल है ना, इसके अंदर ये डिफरेंट बोन्स होती हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो ब्रेन का साइज भी छोटा होता है ना, उसका ठीक अपना है। कद छोटा है, उसका साइज ब्रेन का साइज भी छोटा है, तो ब्रेन भी ग्रो करता है बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरह। ठीक है। तो जो स्कल की बोन्स हैं वो भी उस हिसाब से 4-5 मूव करती है। बोन्स सेपरेट होती हैं, एपिफाइसेस उसके क्लोज नहीं होते हैं। तो वो ब्रेन अंदर बढ़ता है। अगर देखें ना, अगर स्कल बिल्कुल क्लोज हो तो ब्रेन कैसे बढ़ेगा, वो तो बिल्कुल बंद है। तो स्कल की बोन्स भी सेपरेट होती हैं, ब्रेन बढ़ता है तो वो भी बढ़ती जाती हैं, बोन बढ़ती जाती हैं, फिर एक टाइम आता है कि वो क्लोज हो जाती हैं क्योंकि ब्रेन की फर्दर ग्रोथ नहीं होती। तो अगर आप छोटे बच्चे को जिसकी बोन भी कार्टिलेजनस हैं और उसको आप दबाएं तो डैमेज करेंगे, मुमकिन है कि आप उसको तोड़ भी हैं, बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ। और उसके नीचे तो ब्रेन है ना, तो उसको आप भी डैमेज करते हैं। बेसिकली ये हड्डी पूरी तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनी ना, हाँ। तो उसको दबाएंगे तो एक्चुअली आप ब्रेन को प्रेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ब्रेन कह रही हूँ, सॉरी, बोन ट्यूमर्स भी होते हैं, तो ये जो बोन ट्यूमर्स हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, और बोन ट्यूमर्स का या बोन कैंसर का कौन सा इलाज है और क्या है कि नहीं है? क्योंकि लोग समझते हैं ना कि यूजुअली कहीं और का ट्यूमर होता है तो वो बोन में पहुंच गया, मेटास्टेसाइज है, तो अब शायद चांसेस नहीं है बचने के। तो बोन ट्यूमर में बोन की रिजेक्शन मुमकिन है कि नहीं, और क्या अलामात होती हैं जिससे ये प्रेजेंट करते हैं? इसके लिए सिंपल एक सेंटेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बोनी पेन हो, किसी भी एज में हो, यंग एज में, ओल्ड में, किसी में कोई भी बोन्स का पेन हो जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो और चोट लगे बगैर हो। अच्छा। चोट लगती है तो वो तो ऑब्वियस है ना कि चोट लगी है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन चोट नहीं लगी, 2 हफ्ते से ज़्यादा पेन है किसी भी बोन, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। आप डॉक्टर को जाएं और चेक करें, क्योंकि ये जो बोनी कैंसर्स हैं स्पेशली यंग एज में, जो ऑस्टियोसार्कोमास हैं, ये यंग एज में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। 12 साल 16 साल किस बोन के सबसे ज़्यादा होते हैं? स्पेशली डिस्टल फीमर के, नी के बिल्कुल ऊपर ठीक के है, एरिया यहाँ पे में दर्द ये होती है। मोस्ट कॉमन जगह है जहाँ पे होता है। और बड़ी सरप्राइजिंगली बात मैं व्यूअर्स को बता दूं कि एक वक्त था जब बोन के कैंसर्स में हम एम्पुटेशन करते थे, टांग काटते थे। अच्छा। कॉमन थी कि जी अभी कैंसर है तो आपकी हाँ। टांग काटनी पड़ेगी। तो अभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी मेडिकल में स्पेशली ऑर्थोपेडिक में इतनी एडवांसेस हैं कि हम टांग नहीं काटते हैं। अच्छा। अगर अर्ली प्रेजेंटेशन है तो वही बोन का जो सेगमेंट है, पीस है जहाँ पे कैंसर है, वो हम निकाल देते हैं। अच्छा। और इम्प्लांट डाल के तो फिर आपकी टांग बच जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जल्दी डायग्नोस। तो ये एक्सरे है, एमआरआई है, किस पे पता चलता है? इसके एक प्रोटोकॉल होता है ट्यूमर का, उसमें ब्लड टेस्ट हैं, उसमें हम सीटी, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस कराते हैं, जो बोन का है एक्सरे, एमआरआई कराते हैं। तो कहीं पे भी अगर बोन ट्यूमर हो तो उसको निकाल देना, फिर आप कह रहे हैं कि मुमकिन है, और उसके बाद फिर क्या कीमो, रेडिएशन वगैरह भी दी जाती है? डिपेंड करता है कि कितने स्प्रेड है, कौन सा कैंसर है, कितना स्प्रेड हुआ है, लोकली स्प्रेड है, मेटास्टेटिक है, अच्छा अच्छा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, वो डिपेंड करता है। तो आपका आती है प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा बोन ट्यूमर्स वगैरह? बोन ट्यूमर्स आते हैं, कम होते हैं, और जो सबसे स्केरी चीज़ है वो है लेट प्रेजेंटेशन। ठीक है, लोग आते लेट आते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये जो टीबी होती है जो बोन्स में फैल जाती है, उसका क्या है? उसमें भी बोन को निकालना पड़ता है या सिर्फ टीबी को ट्रीट करते हैं? टीबी की प्रेजेंटेशन भी बहुत डिलेड है। अच्छा, वो भी डिलेड है? वो भी बहुत डिलेड है। वो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ, फिर ट्यूबरकुलोसिस के साथ लोग आते हैं, बहुत डिलेड है। उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, सिर्फ पेशेंट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। ठीक है, उसमें हेल्थ रिलेटेड लोग भी हैं। अच्छा, लोग बहुत सारी जगहों पे इसका डायग्नोसिस नहीं बना सकते, लोग कहते हैं ये जस्ट बोन इन्फेक्शन है। हाँ, लोग प्रॉपर उसको एग्जामिन या प्रॉपर उसके कल्चर्स या बोन की पेरियोस्टियम या बोन की पीस लेके प्रॉपर उसको डायग्नोज नहीं करते हैं कि ये वाकई ट्यूबरकुलोसिस है नहीं, बट इट्स कॉमन। इट इज़ कॉमन। अच्छा, ये जो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करें कि ये क्यों होता है और क्या इन्फेक्शन होता है और किस तरह से ठीक किया जा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेप्टिक आर्थराइटिस ये एक ऐसी चीज़ है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है, पाकिस्तान में नहीं, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये मिस हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अर्ली सेप्टिक आर्थराइटिस, सेप्टिक जो है आर्थराइटिस इन सेप्टिक जॉइंट, जी, सेप्टिक जॉइंट, अर्ली सेप्टिक जॉइंट जो है अर्ली, उसकी डायग्नोसिस मेजॉरिटी क्लिनिकल है। ठीक है, जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो लेट अब जाते हैं, लेकिन क्लिनिकल है, तो इसलिए बहुत सारी जगहों में बहुत सारे फिजिशियन इसको मिस कर जाते हैं। ठीक है। एक तो ट्रेडिशन है ना कि कुछ बच्चे को हुआ
तो या किसी को तो सबसे पहले जीपी को लेके जाते बिल्कुल, हैं। हाँ। जीपी ने फॉरेन पेन किलर्स और ये दे वो के बस तो इन्फ्लेमेशन दूर करने तो की जैसे मैंने कोशिश। शुरू में कहा ना कि स्पेशलाइजेशन और पोस्ट सुपर स्पेशलिटी का ये टाइम है, तो स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए जी। क्योंकि सेप्टिक जॉइंट ऐसी चीज़ है जो कि वन ऑफ द इमरजेंसी है ऑर्थोपेडिक में। इसका इलाज फ़ौरन करना होता है, अदरवाइज है। 2 उसके लिए होते हैं इसमें। अच्छा या तो ये है कि वो सेप्सिस फैल जाए, सेप्टिसीमिया से अच्छा। बंदा मर जाए। ओहो अच्छा। या दूसरा ये है कि वो बंदे की अपनी इम्यूनिटी हो या कहीं से उसने ऐसे एंटीबायोटिक ले ली हो और वो कन्फाइंड हो गया हो सेप्सिस उसी जॉइंट के अंदर, तो वो जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा। तो जो ही इन्फेक्शन ख़त्म होएगा तो उसको आर्थराइटिस हो जाएगा, तो वो बगैर किसी प्रॉब्लम छोड़े जाएगा नहीं। तो इसलिए बेहतर होता है एज अर्ली एज तो पॉसिबल। अगर उस बंदे को क्या हो रहा होता है, उसका जख्म उसका बेसिकली रेड होता है, स्वोलन होता है, दर्द कर रहा होता है, ये क्या हो रहा होता है जो बंदा आता है आपके पास? सेप्टिक जॉइंट है ना, वो एक्सट्रीम एज में मोस्ट कॉमन है। या बहुत कम उम्र का बच्चा, लाइक 1-2 दिन का बच्चा, अच्छा, या उसमें मोस्ट कॉमन है। या 90 इयर्स का एज है, ओल्ड एज है, वेरी ओल्ड, उसमें बहुत कॉमन है। इसमें जो लोगों को देखने के लिए है कि ये कुछ गड़बड़ है, वो ये है कि अगर 1-2 दिन का बच्चा है और कोई जॉइंट मूव नहीं कर रहा है, आप देखिए ना बच्चे को अगर आप बेड पे लिटाते हैं तो वो आर्म भी मूव करता है, लेग्स भी, सारे जॉइंट सारे मूव करता है वो। अगर आप उसको 1-5 सेकंड के लिए भी देखें यूल नो। लेकिन अगर आप रोजाना देखते हैं और आप देखते हैं कि एक टांग नहीं हिला रहा या उस टांग को आप सीधा करने की कोशिश करते हैं और वो रोना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर एडल्ट है और वो उसके ऊपर वजन नहीं डाल सकता, रोजाना चलता है लेकिन लिम्प करता है और वजन नहीं डाल सकता, पेन होता है उसको, तो उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, फ़ौरन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम। अच्छा, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बैक पेन पे। हमारे यहाँ हमारा पोस्चर भी ठीक नहीं है और आजकल तो मज़ीद ख़राब हो गया और बहुत कॉमन है बैक पेन। तो बैक पेन के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और इसको, ये जो कमर का दर्द है जो ऑलमोस्ट हर किसी को होता है, इसको प्रिवेंशन भी और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी क्या है? बैक एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक की ओपीडीज में प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। इसमें चलिए पहले एक कॉलर ले लेते हैं, फाइनली कॉलर हमें कनेक्ट हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसी हैं, कौन बोल रही है, कहाँ से? हमें पता है लेकिन फिर भी बता दें। मिसेस फ़हीम बोल रही हूँ इस्लामाबाद। हमारी रेगुलर कॉलर है इसलिए। जी बताइए। थैंक यू जो आप ऐसे डॉक्टर्स लेके आते हैं जो हमारे मसाइल हल हो जाते हैं घर बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि एक हमारी रिश्तेदार है तो उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गई थी। सर्जन ने कहा कि इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, 2-3 उंगलियां राइट हैंड की। तो उन्होंने होम्योपैथिक इलाज करवाया तो वो सीधी तो हो गई, लेकिन अब आप ये बताएं कि उनका ये जो दोबारा अगर होगा तो बड़ा सख्त तरीके का होगा या वो ठीक हो गई? अच्छा, इनके एक तो उनकी उम्र बताइए। उम्र उनकी 70 साल। 70 साल। और ये टेढ़ी कब हुई थी, पहले या अभी हुई है? टेढ़ी मतलब 1 साल के अंदर अंदर की बात है कि 6 महीने टेढ़ी रही है, फिर उन्होंने होम्योपैथिक इलाज करवाया तो उन्होंने कहा कि वो ठीक हो गई। और उनको बाकी किसी जोड़ में दर्द या इस तरह की तकलीफ? बाकी कुछ नहीं था। राइट हाथ की 3 उंगलियां, ये थंब और 2 साथ वाली उंगलियां। कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब, कोई सवाल जो आपको? इस एज में ना असल में रिमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी, वही ना, नोड्यूल्स में वेरी यंग एज में होता है। तो ये इंडिविजुअल और सिर्फ एक हाथ की और सिर्फ 3 उंगलियां हैं जो हुई हैं। तो इसमें हो सकता है टेंडन रप्चर हो सकता है, ट्रॉमा हो। ठीक है। तो वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब तक ना किया जाए तब तक डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि किस वजह से ये टेढ़ी। अच्छा, लेकिन ये जो होम्योपैथिक से सही होने वाला है इसके ऊपर हम करेंगे। पहले दूसरा कॉलर ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं कि क्यों हो गई होंगी सही। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप बोल रहे हैं? शमशाद अली बात कर रहा हूँ, जिला लिया से। जी बताइए क्या पूछेंगे आप? ये मेरी एज जो है ना मैम अपना 40 साल है और इसके मेरे घुटनों में जो है ना, दाएं घुटने के अंदर जो है ना वो अक्सर इस तरह होता है, कुछ चीज जिस तरह के इसके अंदर कुछ आता है, इसके अंदर घुटने में अड़ता है कुछ चीज। अच्छा, दाएं घुटने में आपको लगता है कि कुछ अड़ रहा है, दर्द भी होती है? जी। और चलने में भी तकलीफ होती है, लेटने में भी? कभी कभी इस तरह होती है, कभी चलता हूँ चलने में कोई चीज जिस तरह इसके अंदर कोई चीज है इसके अंदर जो है ना। अच्छा, कोई चीज फील उनको होती है। एज कितनी है आपकी? जी 40 है सर। 40 है। और पे बैठ के खड़े हो जाते हैं? अच्छा, आप जब जमीन पे बैठते हैं उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं सही तरह से? जी वैसे खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन बाई चांस इस तरह कोई वजन उठाने में जिस तरह वो होता है वो कई मरतबा इस तरह उठा लेता हूँ, कई मरतबा ऐसा होता है कि नहीं उठा सकता। ठीक है, आपने कभी एक्सरे वगैरह कराया है?
नहीं मैम, अभी तक कुछ नहीं कराया। अभी तक कुछ नहीं कराया। चलिए फिर आप सवाल का जवाब सुनिए जी डॉक्टर साहब। मोस्ट लाइकली जो एशियन कंट्रीज जी। है वहाँ 40s में आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है 40s में। ठीक है। और आर्थराइटिस बेसिकली जो घुटने होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बीच में आपको खाली जगह नजर आती है, हाँ। वहाँ पे कार्टिलेज होता है। ठीक तो उसका काम स्पंज का होता है, जब चलते हैं हिलाते हैं तो ये टकराती नहीं आपस में। बिल्कुल। इस स्पंज का घिसना, इस कार्टिलेज का जो वेयर एंड टियर है एज के साथ साथ, दैट इज एक्चुअली आर्थराइटिस। ठीक है। तो ये अर्ली आर्थराइटिस है, क्योंकि नीचे जमीन पे बैठ के खड़े होने में पेन होता है इनको, चलने में इतना भी होता है कि और ये फिर ऐसा लग रहा है bearable कोई चीज़ नहीं, वो बोनी स्पर्स वगैरह भी वो हाँ, भी। तो इसके लिए एक्सरे इज द प्राइमरी थिंग, वो करा लें तो उसके easy बाद to फिर आप diagnose, आर्थराइटिस हाँ का इलाज जो है वो शुरू कर दें। अच्छा, जो हम बात करते पहले जो उन्होंने कहा होम्योपैथिक से ठीक हो जाती है, अक्सर होम्योपैथिक दवाइयों में भी स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कहाँ से लिए। तो उसकी वजह से भी आप बता सकते हैं कि कभी कभी सिर्फ इन्फ्लेमेशन तो चलो ठीक हो गई, लेकिन अंडरलाइंग कॉज को हमने देखना होता है। पहले दूसरे कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? उल्फत हुसैन जी, भावल नगर से, जिला भावल। जी उल्फत साहब, क्या पूछेंगे आप? ये हड्डियां नहीं होंदी, हड्डियां ये हिट जमीन ते लगदियां ते दर्द बड़ा होंदा है, बड़ा शदीद दर्द होंदा है हड्डियां दा। एड़ियों का आप कह रहे हैं कि कौन सी हड्डियाँ? एड़ियां 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 एड़ियाँ। एड़ियाँ को रखते हैं तो दर्द होता है। और आपकी उम्र क्या है? उम्र जी 35-36 साल। 36 साल है। सुबह सुबह होता है। अच्छा, ये सुबह सवेरे होता है या चलने के बाद होता है? जी, जिस टाइम ही चलिए दर्द होंदा है, या जमीन ते टुरिए ते फिरने आ तो दर्द ज्यादा ही है। सुबह सुबह होता है नहीं? सुबह सुबह होता है जब आप उठते हैं, सोकर उठते हैं तो बिल्कुल अकड़ा हुआ होता है जिस्म? जी जी बिल्कुल, सुबह सुबह तकड़ो ठीक है, बस फिर अभी बता देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ जी क्वेश्चन होते हैं बड़े जी डायग्नोस्टिक होते हैं, बिल्कुल। उसका आंसर करना। हाँ। और ये हमारे इलाके से हैं, मैं तो बावलपुर से हूँ बेसिकली। अच्छा बावल नगर इज वेरी क्लोज। अच्छा, चलिए भाई। ये इनको प्लांटर फेशियाइटिस है। ठीक है। जो पाँव के नीचे तलवे में एक गोश्त की तरह की चीज होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अगर आप यूट्यूब पे आप लिखें, बेलन को, हाँ उस पे लिखें ना प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, तो बहुत सारी निकल आएंगी। ठीक है। उसमें जो आपको सूट करे कि ये एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ, वो एक्सरसाइज करें। इसको सही होने में तकरीबन 2-2.5 महीने लगेंगे, और अगर ऑनेस्टली करेंगे। अच्छा तो चलें, ये आइसिंग भी कर लें, आइस भी लगा लें, ये उस तरह वो बेलन को रोल भी कर लें, लेकिन इसका कोई इंजेक्शन या कोई ट्रीटमेंट वैसे नहीं होता? मेजॉरिटी लोगों में, मोर देन 75% लोगों में ये ठीक हो जाता है। अच्छा, 2 से 3 ठीक हो महीने। जाएगा। जो रिफ्रैक्टरी होते हैं 25% बन जाते ठीक हैं, है। उनमें फिर हम स्टेरॉइड के और लोकल एनेस्थेटिक के इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा। उसमें फिर 5% ऐसे होते हैं जो और रिफ्रैक्टरी होते हैं, जो इससे सही नहीं होते हैं, 5% ओनली। अच्छा। उसमें फिर हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा, उसमें चले नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी पूछिए, सवाल पूछिए। इनकी आवाज़ नहीं आ रही। इनके जॉइंट्स खराब हो गए हैं हमारी कनेक्शन के, तो जब रिज्यूम होते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए कि बोन हेल्थ के लिए कौन सी डाइट जो है वो एसेंशियल है, जैसे कौन से मिनरल्स, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या? अच्छा, ये बहुत से लोगों में एक मिथ है कि बच्चा दूध नहीं पीता तो उसकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, फलां चीज़ नहीं खाते हैं, या क्लिनिक में आएंगे तो पूछेंगे क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे बोन स्ट्रॉन्ग हो। जी, जब तक बंदा जिंदा है, बोन इज अलाइव, ह्यूमन इज अलाइव, बोन इज अलाइव। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंसान हो या जानवर हो, जो जिंदा चीज़ है उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ 2 ही हैं। वो क्या है? बैलेंस डाइट, अच्छा, जो हेल्थ को मेंटेन करेगी, उसमें गोश्त खाएं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो मर्जी खाएं, लेकिन बैलेंस डाइट है। आप ज़्यादा सिर्फ वेजिटेरियन हो जाएं, आप गोश्त वगैरह ना खाएं तो आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं होएगी। और उसी तरह खाली गोश्त खाएं तब भी नहीं होगी। खाली गोश्त खाएं और वेजिटेबल्स बिल्कुल, फ्रूट्स ना खाएं, वेजिटेबल्स, तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। बिल्कुल। सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो एक्सरसाइज है। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ खाना ही खाते जाएं और एक्सरसाइज नहीं करें, आपके मसल स्ट्रांग नहीं होंगे। मोटे हो जाएंगे आप, लेकिन मसल स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी ना ही बोन स्ट्रांग होंगी। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपकी डाइट इनटेक वो बैलेंस नहीं है, आप सिर्फ प्रोटीन लेते हैं या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो बोन की हेल्थ जो है वो बैलेंस डाइट से है। ठीक है। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि जी दूध नहीं पिएंगे तो बोन स्ट्रांग नहीं होती। वो बोन का और दूध का बड़ा ही लोगों के ये है कि बड़ा ही ताल्लुक है इसका। और एक कॉलर ले लेते फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हम जी साहिवाल से बोल रहे हैं, मेरा नाम रिहाना है। अच्छा, वेरी गुड। जी पूछिए। जी मेरे मियाँ के ना कमर में दर्द रहता है। ठीक है। और क्या उम्र है आपके मियाँ की? मेरे मियाँ के ना कमर में दर्द रहता है। हाँ, उम्र क्या है आपके मियाँ की?
40 साल होगी। अच्छा, और काम क्या करते हैं? कोई वजन वाला काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, नहीं क्या? वजन नहीं, सब्जी का वाला काम करते, रक्शे पे बैठते हैं वो। अच्छा, तो कमर में दर्द और कुछ पूछेंगे कि कमर में दर्द ज्यादा कब होता है? नहीं बस ठीक है, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जाहिर है उनकी जॉब भी ऐसी है, पूरा दिन रक्शे पे। अगर तो आप शुरू से प्रोग्राम देखा होगा ना, तो ये कमर का दर्द हमने डिस्कस किया है हाँ। कि 80% लोगों में कमर का दर्द जो है वो मस्कुलर होता है। ठीक है, 80% पट्ठों की लोगों में। कमजोरी से। पट्ठों, वो उसका मिस यूज है जो अच्छा, इसके लिए ये सबसे बेचारे रिक्शे में शॉक एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती ना। सबसे बेहतरीन जो इसके लिए प्रिकॉशंस हैं, एहतियातें हैं, वो सबके लिए एक तरह की हैं, रिगार्डलेस ठीक है। के किसी का क्या प्रोफेशन है। हाँ। सबके लिए एक जैसी हैं। एक तो जब भी बैठा जाए टेक लगा के बैठा जाए। बिल्कुल ऐसे लोग सीधा। जमीन पे बैठे हैं, कुर्सी पे, बेड पे, जहाँ पे लोगों का बैठना का है, तो टेक लगा के बैठे। ठीक है, दूसरा, कभी झुक के जमीन से, अक्सर लोग बच्चों को उठाते हैं, चीजें नहीं, उठाते हैं, झुक के उठाते हैं, तोड़ के तो हाँ, हमेशा अपने घुटनों के बल बैठ के ठीक है। फिर उठाने चाहिए। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेट उतना उठाना चाहिए जितना आपके मसल स्ट्रेंथ हो, जितनी आपके है। बाजू में ताकत है उतना ही वेट लिफ्ट करना चाहिए। और बाकी अभी कमर दर्द के लिए एक्सरसाइजेस वगैरह देख के कर लें। जी, अगले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। राबिया कसूर से। जी जी राबिया, पूछिए। ये ना मेरी 30 साल उम्र है और मेरा मैं नीचे बैठ जाऊँ तो मेरे से ना उठा नहीं जाता। अच्छा, 30 साल और वजन आपका ज्यादा है? मेरा 70 kg है। ठीक है, वजन तो ठीक। तो फिर ये नीचे बैठ जाए तो इनसे उठा नहीं जाता। और आपके जोड़ों में दर्द है कहीं? घुटनों में, कमर में, गर्दन में, कहीं पे है? जी, और पट्ठों में भी है। पट्ठों में भी है। हाँ, अच्छा, पूछेंगे? इनको इस एज में नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस एज में आर्थराइटिस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इनको ना इनको असल में सिर्फ इसमें दर्द नहीं है, हाँ। इनको जनरलाइज बोनी पेन है। ठीक ये है, कह रही है ना पट्टों में भी पट्ठों दर्द में होता भी है, तो दर्द, जनरलाइज हाँ। पूरे बॉडी में इनको पेन है। ठीक है, तो ये होता है मोस्ट लाइकली विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है। कैल्शियम नहीं, विटामिन डी की डी, डेफिशिएंसी से। बिल्कुल। तो उसके लिए या तो सूरज की रोशनी में बैठें, हाँ। रंग काला नहीं होता उससे। नहीं, इस गर्मी में तो ना बैठे। सुबह के टाइम बैठें, शाम को हाँ, लेकिन। ठीक। और अगर धूप में नहीं बैठ सकते हैं, उनका घर ऐसा है, धूप से एलर्जी है, जी। जॉब ऐसी है, तो फिर विटामिन डी की टैबलेट्स लें। बिल्कुल ठीक वो है। आप डेली भी ले सकते हैं, वीक्स वो डिपेंड 15 करता है दिन में कितनी एक डोज दफा है, भी ले सकते लेकिन वो हैं। रेगुलर लेते रहें। ठीक और है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विटामिन डी या मल्टीविटामिन्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक कोई है। लीवर, स्टोमक, किडनी पे कोई लॉन्ग कोई टर्म ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये जो हम विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम तो कहते ही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं वो ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन, एमएसएम, हाइलुरोनिक एसिड ये भी देते हैं। क्या इनका भी रोल है कि नहीं है? ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हाँ। कार्टिलेज का। ठीक है, तो जहाँ पे कार्टिलेज वेयर एंड टेयर होता है, जिसमें आर्थराइटिस है हिप का या नी का, तो वहाँ हम ये रिकमेंड करते हैं, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट बिकॉज फॉर सम टाइम ओनली। चलें, लास्ट कॉलर ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हाँ जी, मेरा नेम ईशा है। जी, तो ना मेरे ना कंधों में बहुत ज्यादा पेन होता है, हालांकि मैं कोई काम भी नहीं करती, पूरा दिन फ्री होती हूँ। इसीलिए होता है ना। उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है आपकी? 19। 19 इयर्स है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। आप 19 इयर्स की हैं। आज से आप अपने घर में आटा भी गूंदेंगी, झाड़ू भी लगाएंगी और पोछा भी, और फिर आपको कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन बताएं डॉक्टर साहब। ये एक वजह तो जो आपने बताई ये हो सकती है कि काम Lack ना of करने की वजह से, जी। लैक ऑफ एक्सरसाइज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, बिल्कुल। लैक बैलेंस डाइट एंड हाँ। एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज से हो ठीक सकता है। है। दूसरा, इस एज में चूंकि ये लड़की है ना, लड़की लड़कियों 19 को years ज्यादा के ये लड़के। होता है कि धूप पे बैठेंगे तो रंग काला हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा लोगों में ये है। हालांकि आपका जो पैदाइशी कलर है वो कभी भी नहीं खत्म होता, वही रहता है हमेशा। बिल्कुल। चाहे आप जितनी क्रीमें लगा लें या जितना आप धूप में बैठ जाएं, एक हफ्ते के बाद इट विल बी बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल ठीक है। टैन हो जाता है हाँ, लेकिन बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल। इनको भी विटामिन डी चेक कराना चाहिए। विटामिन डी। विटामिन डी और एक और चीज भी है ना, आजकल की लड़कियां जो है वो हर वक्त फोन के ऊपर यूं होती हैं, तो वो जो ये इस तरह का पोस्चर, उससे भी कंधों पे बहुत दर्द होता है। क्लिनिक में बताते नहीं है हाँ। उनका कितने घंटे वो मोबाइल यूज करते वो हैं। तो हर वक्त ही यूं होती है ना, Exactly, तो वो उसका जो पोस्चर है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताते कि गद्दे का और तकिए का और जूते का क्या रोल है? ये हम हर दफा पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें ये लोगों का सवाल। बहुत इसमें मिथ है, लोगों का ख्याल है कि ये जी मैंने शूज पहने और डॉक्टर साहब medicated हैं। ऑर्थोटिक शूज आजकल बड़े बिक रहे होते हैं जी, ना। मेडिकेटेड है, ये हमने बेड लिया, नया लिया, इतना एक्सपेंसिव मेडिकेटेड हाँ। लिया। मेडिकेटेड इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि जो आपको हेल्थ एडवाइस करे कि ये आप यूज करें। बिल्कुल। बहुत से लोग आपने देखा होगा ट्रेडिशनली जमीन पे सोते हैं, कारपेट पे, हाँ, तो उनको नींद आ जाती है ना, दे आर बिल्कुल आ कंफर्टेबल विद दैट। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो नहीं सो सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन पे सोना आपकी बैक के लिए या उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसा हाँ, नहीं है। बिल्कुल। जो शूज़, जो बेड आप उससे कंफर्टेबल हैं, इट्स फाइन।
तो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप एक और मैसेज आपको देखें, आप जूते भी लेने जाए ना, हाँ, आप जो ही पहन के चेक करते हैं आपको फील हो जाता है कि ये शूज़ कंफर्टेबल हैं, ये शूज़ कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल, इंसान का भी फील हो जाता है बड़ी जल्दी। अच्छा, अब आप एक मैसेज दीजिए प्लीज़, जस्ट एज वी आर फिनिशिंग द शो, एक मैसेज टू ऑल आवर ऑडियंस आउट देयर कि आइडियल बोन हेल्थ को वो किस तरह से एड्रेस करें और जैसे ही उनको पेन हो वो क्या किया करें, बताइए सबको। आप अपने कैमरे में देखिए। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल मेरे ख्याल में इस सेंचुरी की अगर सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है ना, साइंटिफिक, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन। होल वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड्स। बिल्कुल। आपको कोई इशू, आपने डॉक्टर ढूंढना है, हेल्थ के बारे में पूछना है, हेल्थ के बारे में चेक करना है, क्या चीज़ कैसे की जाए, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। आप हैरान होंगे इस फ़ोन के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड इतनी वीडियोस, इतने कॉन्फ्रेंसेस, इतने एजुकेशनल लेक्चर्स रखे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन लोगों में ये शऊर होना चाहिए कि हम इतना टाइम गाने देखने या उस पे गुजारते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग व्हिच बिलोंग्स टू मी, माई सेल्फ, माई हेल्थ। आई हैव टू लिव इन इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साजिद असलम ख्वाजा हमारे साथ थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपने खुद सुन लिया कि आपने चूज़ करना है कि एक तो मोबाइल को सामने रखिए, यूं मत रखिए, दूसरा मोबाइल के ऊपर सिर्फ जो सर्टिफाइड, लाइसेंस्ड, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन्हीं की बात सुनिए, स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे मत जाइए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।